नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की एक सीरीज, जहां पे हम पूरे पॉलिटी को कवर करेंगे। ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एनडीए हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, रेलवे, एसएससी और बाकी अदर एग्जाम्स के लिए। ये जो जितने भी एग्जाम आने वाले हैं ना, अप्रैल मई जून में, नेक्स्ट ईयर 2024 में, तो इसके लिए अभी से हम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है लेक्चर नंबर 1 ऑफ लक्ष्मीकांत, जिसका नाम है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ठीक है, तो ये उससे पहले की बात करता है, ठीक है, कि कौन कौन से इवेंट्स हुए जिसने ट्रिगर किया, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हेल्प किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपके लिए टाइमलाइन बना के रखा है। ये टाइमलाइन आपको इजी रहेगा चीजों को समझने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 1930 के बाद जितने भी हमारे लीडर थे, 1930 में जितने भी हमारे लीडर थे, ठीक है, उनको ये मालूम हो गया था, ठीक है, इनको ये पता लग गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि भैया हमें आजादी मिलने वाली है ना। 1930 के आसपास लगभग जो माहौल था देश में, उससे ये मालूम हो गया था कि 1930 में कि आजादी मिलने वाली है, ठीक है। आजादी के बहुत, जो आजादी है उसके बहुत पास आ गए थे, है ना। 1934 में, 1934 में मिस्टर एम एन रॉय, अब सबको फील हो रहा है कि हम भाई आजाद होने वाले हैं। तो एम एन रॉय पहले वो व्यक्ति थे, पहले वो पर्सन थे जिन्होंने कहा कि, जिन्होंने आइडिया दिया कि यदि हम आजाद हो जाएंगे तो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी होना चाहिए जिससे देश चलेगा, ठीक है। तो आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था पहली बार? एम एन रॉय में। कब दिया? 1934 में, है ना, 1934। इसके बाद, क्योंकि इस टाइम पे कांग्रेस काम कर रही है देश में, है ना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो काम कर रही है। तो अगले साल ही जब इन्होंने आइडिया दिया, तो अगले साल ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसने ऑफिशियली डिमांड किया ब्रिटिश से कि भैया हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। अब देखिए, इन्होंने क्या बोला, एम एन रॉय ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। अब जब मान लीजिए एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लिखे, कोई कुछ लोग लिखेंगे, करेक्ट। इस कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ लोग लिखेंगे। वो लोग कहाँ काम करेंगे? वो लोग बैठ के काम करेंगे कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली में, ठीक है। तो इसी की डिमांड है कि मुझे एक ऐसा असेंबली बना के दीजिए हमें, ठीक है, जहां पे हमारे लोग बैठ के जाएं, बैठे, और वहां पे देश के लिए, भारत देश के लिए कानून बनाए, ठीक है, करेक्ट। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने ब्रिटिशर को डिमांड रखी कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक असेंबली चाहिए जहां पे लोग जाएंगे और वहां बैठ के वो भारत देश के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, ठीक है। 3 साल बाद 1938 में नेहरू जी ने क्या बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आप हमें दोगे, है ना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हमें दोगे, ठीक है, जहां पे ये लोग सारे, ये असेंबली है जहां पे ये सारे लोग बैठेंगे और हमारे लिए कानून बनाएंगे, इसके अंदर ये जितने भी लोग होंगे ना जो इंडिया कानून बनाएंगे, वो सारे इंडियन होने चाहिए, ये सारे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड ओनली बाय इंडियन, इलेक्टेड बाय अडल्ट फ्रेंचाइज। मतलब यहां पे पहली बात तो इस असेंबली में, ये जो असेंबली है, जो असेंबली बनाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें सारे होने चाहिए इंडियन। और ये भी इंडियन, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी से किसी को बिठा दो, नहीं, ये इंडियन इलेक्टेड होने चाहिए, ये इंडियन इलेक्टेड होने चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब यहां पे एक सीक्वेंस नोट कीजिएगा, ठीक है। ये 38 चल रहा है, 1939 में ना, 1939 से लेके 45 तक, है ना, 1945 से, है ना, 45 तक, ये टाइम पीरियड है आपके वर्ल्ड वॉर का। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू हो रहा है, करेक्ट। अब इसमें क्या होता है, 38 में नेहरू जी ने बोल दिया, ठीक है। अब इसकी जो डिमांड है ना, नेहरू जी की 1938 में जो डिमांड की थी, वो 2 साल बाद एक्सेप्ट हो जाती है। डिमांड जो एक्सेप्ट कर लेते हैं नेहरू जी की डिमांड को, अगस्त ऑफर के साथ, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है, हम बना देंगे, इसमें इलेक्टेड मेंबर होंगे, और जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, ठीक है, ब्रिटिश 1940 में, लेकिन अगस्त ऑफर के साथ, है ना। अब अगस्त ऑफर क्या है? तो देखिए, यहाँ पे जो वॉर चल रहा है ना, तो यहाँ पे ब्रिटेन वॉर में बहुत ज्यादा बिजी था। जो अंग्रेज थे, ये वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत ज्यादा बिजी था। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी वॉर के टाइम पे आप हमारा साथ दो, अगस्त ऑफर में, कि वॉर के टाइम पे आप हमारा साथ दो, जैसे ही वॉर खत्म होगा, जैसे ही वॉर खत्म होगा, हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना देंगे, और वहां पे इलेक्टेड मेंबर रहेगा, ऐसा प्रोसेस बना देंगे, और फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो जाए। इस टाइम पे, 40 के टाइम पे, किसी को पता नहीं था, क्योंकि 2 साल से, 1 साल से वॉर ऑलरेडी चल रहा है, किसी को पता नहीं था कि वॉर कब खत्म होगा, ये जो वर्ल्ड वॉर है कब खत्म होगा। तो इसको हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर दिया कि भैया ऐसा ऑफर नहीं चाहिए हमें। अब इसके बाद क्या होता है, 1942 में क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन आता है जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपका जो, क्या कहते हैं, मुस्लिम लीग, दोनों ही इसको रिजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसी साल में स्टार्ट होता है आपका, इसी साल में फिर स्टार्ट हो जाता है आपका
क्या, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, बहुत बड़ा भारत छोड़ो यात्रा, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ये स्टार्ट हो जाता है 1942 में। और इसके बाद, ठीक है, 4 साल के बाद मजबूरन, क्योंकि उनको ही पता रहता है वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, इनको ही पता है कि भैया अब हमसे नहीं संभलेगा, और फाइनली 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, 1946 में आ जाता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, यहां पे 1946 में आ जाता है आपका कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको फटाक से एक बार रिवाइज कर देता हूं मैं। 1938 में, और 1930 में आजादी के बहुत पास, ठीक है, आजादी चाहिए था, सबको पता था, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए, तो एम एन राव जी ने आइडिया दे दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अब इन्होंने आइडिया दिया, तो अभी काम था नेशनल कांग्रेस का कि भाई उसको आगे लेके जाइए, देश की पार्टियां, तो इन्होंने डिमांड रख दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दीजिए ब्रिटिश के सामने। फिर नेहरू जी ने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाओगे उसमें सारे इंडियन रहेंगे और वो भी इलेक्टेड रहेंगे। इसके बाद इन्होंने एक्सेप्ट कर ली, बट अगस्त ऑफर के साथ, अगस्त ऑफर में था कि आपको वर्ल्ड वॉर 2 में हमारा साथ देना पड़ेगा इंडियंस, ठीक है, और उसके बाद जैसे वर्ल्ड वॉर खत्म होगा हम आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना के दे देंगे। इसको रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया 42 में, इसको भी रिजेक्ट कर दिया आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ने। और उसके बाद स्टार्ट हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, सबसे बड़ा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद इससे परेशान होके, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर में भी हार गए थे ये लोग, ठीक है, मतलब जीत गए थे बट बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे, जिसकी वजह से 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, ठीक है। और कैबिनेट मिशन प्लान में ही था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैबिनेट मिशन प्लान, जो कैबिनेट मिशन प्लान था आपका, ठीक है, 1946 में जो आया कैबिनेट मिशन प्लान आपका, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान, ये जो है सीएमपी कैबिनेट मिशन प्लान, इसका एम था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैबिनेट मिशन प्लान पे। हम कहां पे आ चुके हैं? हम आ चुके हैं 1946 में, ठीक है। ये कब आया था? ये आया था 1946 में, यहां पे आ चुके हैं, यहां पे कैबिनेट मिशन प्लान। अब कुछ चीज जान लेते हैं कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में, ठीक है। तो ये देखिए, ये कैबिनेट मिशन प्लान का जो मीटिंग थी उसकी एक फोटो है, ठीक है, जो ये लोग मिल रहे हैं आपस में। ऑब्जेक्टिव क्या है कैबिनेट मिशन प्लान का? देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है कि एग्रीमेंट विद इंडियन लीडर्स एज द फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया, ठीक है। एक एग्रीमेंट बना के, मतलब कैसे होगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगा, कैसे वोटिंग होगा, ये सब के बारे में था, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको याद रखना है इसका एम क्या है। इसका एम है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है वो बनाना, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या करेगी, बेसिकली करेगी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी देख लो, ये क्या है, एक बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या है कि फॉर्मुलेट करना, कि कैसे इस बॉडी को तैयार करना है जो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाएगी। ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है जो आपका बनाएगी, ठीक है। इसमें 3 लोग थे, इनका नाम याद रखिएगा, पूछ ले जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड लिथिक लॉरेंस, सर क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन में आए थे, और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे जो इस मिशन को लेके आए थे, ठीक है। अब ये मिशन भी आ गया, इन्होंने बात भी मान ली कि भैया ठीक है चलो, आप जैसा बोल रहे थे वैसा करेंगे। अब सब कुछ शॉर्ट है, ठीक है, सब कुछ शॉर्ट हो गया। एक सेकेंड ना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, ठीक है, यहाँ पे एक चीज देखिए, ये सब कुछ शॉर्ट हो गया। अब आपका कैबिनेट मिशन प्लान आ गया, वो रेडी हो गए। अब बात, अब इन्होंने कहा था ना कि जो वहां पे लोग रहेंगे, जो आपके नेहरू जी थे, नेहरू जी ने कहा था कि जो वहां पे लोग रहेंगे वो इलेक्टेड होने चाहिए और इंडियन होने चाहिए। तो इन्होंने पूरे इंडिया को, ठीक है, पूरा इंडिया मतलब जो पाकिस्तान बांग्लादेश सब कुछ, पूरे इंडिया को टोटल सीट्स में डिवाइड कर दिया 389। अब ये हम पढ़ेंगे सीट का लोकेशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी हमारी, ठीक है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। इसके अंदर जो लोग जाएंगे, ठीक है, वो कैसे चुने जाएंगे इसके बारे में पढ़ रहे हैं, सीट का एलोकेशन कैसे हुआ, ठीक है। और यही लोग आगे जाके उस असेंबली में जाके, ये हॉल है बड़ा सा, उस हॉल में जाके बैठेंगे, ठीक है। और बैठ के B.R. अम्बेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, ये सब बैठेंगे और यहाँ पे वो लिखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम आज फॉलो करते हैं। चलिए देखते हैं कि सीट का एलोकेशन कैसे हुआ, ठीक है। तो इन्होंने पूरे इंडिया को बांट दिया 389 सीट्स में, ठीक है। टोटल इंडिया में कितने सीट्स हैं? 389 सीट्स में बांट दिया। इस इंडिया में आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इंक्लूडेड है, ठीक है। इस 389 का बाइफरकेशन क्या है? 93, ठीक है, जो 93 था, ये जो था 93, ठीक है, ये है आपका प्रिंसली स्टेट, ठीक है। ये क्या है आपका? ये है प्रिंसली स्टेट, ठीक है, 93।
और 296 जो क्या है, ये ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, जो ब्रिटिश इंडिया कहते हैं इसको, जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट कंट्रोल था, ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रिटिश का कंट्रोल था, बट यहाँ पे कहते ना शो ऑफ करने के लिए कि हाँ यहाँ पे अभी भी राजा है, तो 93 ऐसी जगह थी जहां पे अभी भी राजा थे, ठीक है। और 296 सीट्स यहाँ थी जहां पे ब्रिटिश इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल था, ठीक है। उस 296 में से 292, ठीक है, जो थे आपके प्रोविंसेस थे, और जो चार थे वो उसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर एरिया। ये जो चार थे उसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर एरिया, ठीक है। कौन कौन से? ब्रिटिश बलूचिस्तान, दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, ठीक है, एंड अंडमान निकोबार, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। ये जो चार थे, ये जो चार हैं, ये चार जो सीट्स थी, ठीक है, एक सीट यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक यहाँ की, एक ब्रिटिश बलूचिस्तान की, एक दिल्ली अजमेर की, कुर्ग की और अंडमान, ये जो चार सीट थे इसको बोलते हैं चीफ कमिश्नर एरिया, ठीक है। सीट का बाइफर्केशन समझ में आ गया आपको? एक बार दोबारा देख लेते हैं। टोटल सीट था 389, 93 सीट्स थी आपकी, ठीक है, प्रिंसली स्टेट की, पी मतलब प्रिंसली स्टेट, ठीक है। 296 ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया का था 296। 290 उसमें से, ब्रिटिश इंडिया में से दो पार्ट थे ब्रिटिश इंडिया में, एक तो था कि प्रोविंस स्टेट्स है, ठीक है, और एक था कि चीफ कमिश्नर एरियाज है, ठीक है, चीफ कमिश्नर एरिया है, और ये चार सीट इसके लिए थी, ठीक है, इतना सा। अब देखो, जो ये जो प्रोविजनल असेंबली थी, जो बेसिकली इलेक्टेड मेंबर होगा, है ना, ठीक है, ये इसका इलेक्शन कैसे होगा? ये जो बेसिकली जो इलेक्शन होगा ना, मतलब ये सीट के लिए, जो सीट्स के लिए इलेक्शन होंगे, वो होगा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। जैसे आपका प्रेसिडेंट, आज के टाइम में जो प्रेसिडेंट होते हैं, आपके जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनका जो इलेक्शन होता है उसके हिसाब से ये होगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, ये जो इलेक्शन था 296 सीट पे होगा, ठीक है, और ये खत्म हो गया था, कंप्लीट हो गया था 1946 में, ये इलेक्शन कंप्लीट हो गया 1946 में, कंप्लीट हो गया था। अब यहां पे देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं मैं आपको, एक सेकेंड, ठीक है। अब जो ये 389 थे, सीट है 389 है, ठीक है, इसमें से 296 यहां पे होंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, इन डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। और जो 93 सीट्स है यहां पे कोई इलेक्शन नहीं होगा, ठीक है, ये नॉमिनेटेड होंगे, मतलब राजा नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है, समझे आप? तो यहां पे, ठीक है, तो ये टोटल सीट ये हो गया आपका 296 जो सीट्स थी, जो ये थी, जो ब्रिटिश इंडिया था, वहां पे होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है आज के टाइम में आपका, प्रेसिडेंट का इंडायरेक्ट इलेक्शन होता है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के थ्रू। इसका ये पूछा जाता है कि कौन सा वोटिंग सिस्टम यूज किया था, तो ये यूज किया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां से प्रीलिम्स वगैरह में, प्रीलिम्स में या वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, बाकी एग्जाम्स में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था, ठीक है, इसको याद रखिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था, ठीक है, इज पार्शली, एक स्टेटमेंट है, इज पार्शली नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड एंड पार्शली इलेक्टेड, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है सही है कि नहीं है, ये आपको बताना है, तो ये करेक्ट रिलेशन, ठीक है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था वो पार्शियली नॉमिनेटेड में था, क्योंकि जो राजा की तरफ से लोग आ रहे थे, 93 स्टेट जो सीट थी राजा महाराजा, ठीक है, वहां से नॉमिनेट हो गए थे, और जो दूसरे थे वो पार्शियली इलेक्टेड थे, मतलब सिंगल डायरेक्ट, डायरेक्ट तो इनडायरेक्ट था लेकिन इलेक्टेड थे, ठीक है। तो ये आई होप ये आपको समझ गया। अब जब ये इलेक्शन हुआ, ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में सब 296 सीट्स पे इलेक्शन हुआ, ठीक है। इस 296 में 208 सीट मिली आपके कांग्रेस को, ठीक है, 208 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली, 73 मिली आपको मुस्लिम लीग को, ठीक है, और 15 मिले अदर पार्टीज को, ठीक है, यहां से, ठीक है। इस इलेक्शन, ये जो इलेक्शन हुआ पूरा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ आपका, ठीक है, इसके अंदर जो सीट्स का जो बाइफर्केशन था ऐसा था इलेक्शन के बाद, ठीक है। अब यही लोग जाके क्या करेंगे, इसके अंदर बैठेंगे, और हमारे भारत देश का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जाएगा, हमारे देश को जो इंडिया है, ठीक है, जो इंडिया है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, इसको लिखा जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा आप उसको भी कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। अब आपने सीक्वेंस पढ़ा,
आपने सीक्वेंस को समझ लिया होगा, आई होप, कि हमने कैसे स्टार्ट किया था। पहले हमने देखा कि हम भारत आजादी के पास आ गए थे, कि कैसे कैसे हुआ, कि ब्रिटिश को मना रहे थे, फिर ब्रिटिश मान गया, फिर उसके बाद जो लोग बैठेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनका इलेक्शन कैसे होगा, हमने वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं, अब वो लोग इलेक्ट भी हो गए, सब कुछ हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन चुकी है, अब पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में। ठीक है, तो मतलब पहले ब्रिटिश को मनाया, ठीक है, वो मान गए, मानने के बाद हमने बताया उसको कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए हमें, ठीक है, उसके लिए इलेक्शन कैसे होगा, कौन कौन से लोग जाएंगे, वो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं वो असेंबली जो है उसके बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सबसे जो पूछा जाता है, एसएससी वगैरह में पूछ लिया जाता है, एसएससी और एनडीए वगैरह में भी, या एसएसबी इंटरव्यूज होते हैं, कि जो लोगो था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो था द एलिफेंट। ये देखिए, ये लोगो है, ठीक है। तो इसका जो लोगो था वो था एक एलिफेंट करके, है ना, ये लोगो था इसका। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी जी और एम ए, है ना, जिन्ना, जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, वो पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है। टाइम कितना लगा था पूरे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए? 2 ईयर 11 मंथ 18 दिन। परमानेंट प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, हम इसकी बात कर रहे हैं, जो बेसिकली असेंबली बनाने वाली है कॉन्स्टिट्यूशन, उसके जो परमानेंट प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, ठीक है। और जो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, वो एच सी मुखर्जी थे। ये एच सी मुखर्जी की फोटो है, ठीक है। और एडवाइजर टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो पूरा एडवाइजर थे, ठीक है, जो प्रिंसिपल एडवाइजर जिसे कह सकते हैं, जो पूरा एडवाइस करते थे कि क्या सही होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, वो थे मिस्टर बी एन राव। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, कि परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट, ये जो है ये बहुत छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं उसमें कई बार पूछ लेते हैं, बड़े एग्जाम्स में भी पूछ लेते हैं, मतलब टफ करना हो तो, ठीक है। परमानेंट वाइस प्रेसिडेंट एस सी मुखर्जी, और एडवाइजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कौन थे? डॉक्टर मिस्टर बी एन राव, ठीक है। ये आपको फैक्ट्स याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, ठीक है। चलिए, अब मूव करते हैं, ठीक है। अब अब हम आ गए हैं एक और टाइमिंग के बारे में। तो पहले हमने क्या पढ़ लिया था, सब लिया। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बन गया है, लोग वहां पे गए, ठीक है। अब लोग, ये जो असेंबली बनाई है ब्रिटिशर ने, ठीक है, ये असेंबली बना दी है ब्रिटिश ने, यहाँ पे लोग पहुंच गए, लोग जा चुके हैं यहाँ पे। ये सारे लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सारे 296 जो लोग थे वो जाके बैठ चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। इलेक्टेड और प्रिंसली के भी कुछ लोग आए हैं, ये सब जाके यहाँ बैठ गए, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि भैया इन लोगों ने कैसे काम किया, मतलब क्या सीक्वेंस में काम किया, और कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या क्या इवेंट्स हुए बीच में, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगेन एक टाइमलाइन है, ठीक है, अच्छे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो 9 दिसंबर, ठीक है, जब सब कुछ हो गया, इलेक्शन हो गया, लोग सिलेक्ट हो गए, ठीक है, सब कुछ हो गया, तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। 208 मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इसके अंदर। और इस टाइम पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द प्रेसिडेंट। तो जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हुई थी, ठीक है, कि जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा प्रेसिडेंट थे। और इसके बाद, मतलब इसके बाद अगला जो होता है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट बना दिया जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है, 208 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये जो सीक्वेंस है ना, ये है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला सीक्वेंस। मतलब सब कुछ हो गया, बैकग्राउंड सारा क्लियर हो गया, अब बस वहां जाके ऑफिस में जाके काम करना है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वहां पे जाना है और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखना है कि क्या रूल होंगे, क्या कैसे करेंगे, उसको लिखना है, ठीक है, वो वाला काम चल रहा है। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग होती है। 11 दिसंबर, 2 दिन बाद, ठीक है, 2 दिन बाद, 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। भैया आप लीड करोगे इसको, ठीक है, आप प्रेसिडेंट रहोगे इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। उसके 2 दिन बाद, ठीक है, 13 दिसंबर को एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने दिया था? ये दिया था आपके, आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है, किसने दिया था। आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे, ये लेके आए थे आपके नेहरू जी, हमारे, है ना, हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी, ठीक है। नेहरू जी लेके आए थे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या, आप समझिए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू जी ने क्या बोला था, ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है उसमें कहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बेसिकली क्या था, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन। ये कि बेसिकली इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये लिखा था बेसिकली इसके अंदर, ठीक है, ठीक है, कि सॉवरन होना चाहिए, इक्वालिटी, एंशिएंट लैंड, ये सब बातें उन्होंने की थी इसके अंदर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को, ठीक है, 22 जनवरी, ठीक है, अगले ये 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 1947 को सबने एक साथ बिना किसी ना के, जितने भी लोग प्रेसिडेंट थे सबने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, कि जो इन्होंने बोला कि कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, नेहरू ने उसको सबने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, ठीक है।
अब इसके बाद 3 जून 1947 यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया। 3 जून 1947 को क्या हुआ, एक इवेंट होता है, ठीक है। 90 लोगों ने रिजाइन कर दिया, 90 पीपल्स, ठीक है। 90 लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से रिजाइन कर दिया, ठीक है, रिजाइन कर दिया, ठीक है। 296 थे, 90 ने कर लिया तो कितने रह गए, 206 रह गए, है ना। और यहाँ पे भाई यहां से स्टार्ट हो गया पाकिस्तान, कि भैया पाकिस्तान के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन है। और यहाँ पे आता है लॉर्ड मेडन, ठीक है, जो लॉर्ड माउंट बेटन है, आपके लॉर्ड माउंट बेटन है, ये यहाँ पे पिक्चर में आते हैं। और फिर यहाँ से आता है नया कॉन्स्टिट्यूशन, डिमांड आती है कि हमें तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू सीए चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए, ठीक है, किसके लिए, पाकिस्तान के लिए। कि यहाँ पे हम नहीं बनाएंगे, हमें एक नया अलग से एक असेंबली चाहिए, ठीक है, जहां पे हम लोग बैठेंगे और हम लोग पाकिस्तान के लिए बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इवेंट होता है, ठीक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना कंटिन्यू रहता है, ठीक है, जो लोग रह जाते हैं वो बनाते रहते हैं। और 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाता है बन के, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, रेडी हो जाता है बन के, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे सीक्वेंस हुआ। पहले पहली मीटिंग हुई, फिर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, फिर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आया, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। बीच में क्या हुआ 3 जून को, कि 90 लोग रिजाइन कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं, हमें अलग से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए पाकिस्तान के लिए। और इस बिटवीन हमारा काम चलता रहता है, और 26 जनवरी 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो जाता है। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। ये टाइम पीरियड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था ना, इसके बीच का, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं ना, यहां से हम तो ये जो है ना, जब एक्सेप्ट हो गया था, जनवरी में एक्सेप्ट हुआ, जून में ये लोग चले गए, ठीक है। अब जब ये लोग चले जाते हैं, उसके बाद कौन कौन से इवेंट हुए ये देखिए। तो बेसिकली क्या हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन का काम स्टार्ट हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन काम स्टार्ट हुआ। अब हम इस डेट के बाद की बात कर रहे हैं ना, इस डेट की बात की बात कर रहे हैं, ठीक है। 29 अगस्त 1947 को, 2047 से लेके, ठीक है, यहां से लेके 4 नवंबर 1948, ठीक है, ठीक है। ये जो पूरा टाइम पीरियड है आपका, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था कि कैसे क्या क्या होगा। तो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से स्टार्ट हुआ 29 अगस्त से, ठीक है। 4 नवंबर 1948 को हमने पहला, जो डॉक्टर बीआर अम्बेडकर थे, उन्होंने पहला ड्राफ्ट, जो फर्स्ट ड्राफ्ट है, ठीक है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पेश किया, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया, मतलब कि भैया बन गया है, एक बार देख लो, ठीक है। फर्स्ट ड्राफ्ट पेश किया कब, 4 को, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कलर चेंज कर देता हूँ, ये इसको 4 नवंबर 1948 को, ठीक है। अब नवंबर 15 1948 से, ठीक है, अगले एक साल, लगभग अगले एक साल, ठीक है, 17 अक्टूबर 1949, ठीक है, ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे सेकंड ड्राफ्ट है। मतलब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हो गया, एक साल में हमने लिख के छोड़ दिया कि भैया ये करना है, ठीक है। अब अगले एक साल इस पे क्या हुआ, बहस हुआ, डिस्कशन हुआ। मान लीजिए लिखे ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया होगा या पीपल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। इंडिया शैल बी स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट, कौन सी लाइन रहेगा, ठीक है, ठीक है। इंडिया मीन्स भारत, ठीक है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो ये डिस्कशन हुआ एक साल तक, ठीक है। और जो थर्ड इसके बाद, ठीक है, और उसके बाद जो थर्ड आया आपका, वो आया 14 नवंबर को, ठीक है। जो थर्ड आया वो आया आपका, इसके बाद की सीक्वेंस है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे तो 14 नवंबर को 1949 में, कि भैया थर्ड एंड फाइनल, ये फाइनल हो गया था। और ठीक है, इसको पास कर दिया 26 नवंबर 1949 को पास कर दिया, ठीक है। पास किया, इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, पास किया, ठीक है, पास कर दिया है, ठीक है। अब जब ये स्टार्टिंग में बना था ना, जब ये अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन के रह गया है। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, जो आप हम पढ़ते हैं आज, ठीक है, वो बन के रेडी है, यहाँ पे रेडी है, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया, ठीक है, अभी ये बन के रेडी है। अब जब ये बना था स्टार्टिंग में, उस टाइम पे क्या था ना, जब ये बन गया था यहाँ पे, तो स्टार्टिंग में आप देखोगे तो स्टार्टिंग में क्या था, एक इसके अंदर क्या क्या था स्टार्टिंग में, ये पूछ लेते हैं कि जब ये बना था तो उसके अंदर क्या क्या था, ठीक है। तो एक तो आपका प्रेम्बल था, इसके अंदर 22 पार्ट्स थे इसमें, ठीक है। 395 आर्टिकल थे, और 8 शेड्यूल था, ठीक है। ये जब ये स्टार्टिंग में बना था तो आज तो बहुत सारे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में ये था, ठीक है। अब तो 12-13 शेड्यूल है, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग में था, ठीक है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे,
ठीक है, ये पढ़ेंगे द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, इंपॉर्टेंट कमिटीज, कौन कौन सी कमेटी इंपॉर्टेंट थी, ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसमें से, जैसे डॉक्टर ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके हेड थे डॉक्टर आपके बी आर अम्बेडकर जी, सॉरी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हेड थे। ठीक है, वो थे। उसके बाद यूनियन पावर कमेटी थी, प्रोविजनल कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीडिंग, ये जो जितनी कमेटी थी। ठीक है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी इंप्रूवमेंट लग रहा है आपको करना है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिएगा। ठीक है, हम इसको मेक श्योर करेंगे उस इंप्रूवमेंट को हम करें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।